Welcome to Civils Manthan. Let's start today's newspaper analysis. The first article is about RBI cuts repo rate again down to 4%. तो अभी आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट्स डिक्रीज करके 4% पे लेके आ गए। सो 4.4% से रेपो रेट अभी कितना आ गया, 4%। तो ये बेसिकली कुछ मेजर्स हैं जो कि कोविड 19 फॉल आउट और लॉकडाउन के दौरान इकोनॉमी को फिर से बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने कुछ ये स्टेप्स उठाए हैं। एक तो क्या किया, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल को टर्म लोन में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ किया है। सेकेंडली, बैंक से ग्रुप एक्सपोजर को की लिमिट को 30% कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है इस लिमिट को। इसके अलावा जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन फिगर के जो टारगेट्स हैं उनकी प्रोजेक्शंस को बेसिकली अभी रिफ्रेन किया है, अभी इसको टाला, अभी नहीं करेगा ये। एंड 15,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटी एग्जिम बैंक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है फॉर 90 डेज। इसके अलावा कुछ और स्टेप्स देखते हैं क्या क्या, इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। कमिंग टू दिस वन, इस सेम इसी के बारे में कि आरबीआई कट्स की पॉलिसी रेट्स। तो रेपो रेट कितना कर दिया गया, 4%। ये देखिए पहले कितना था, 4.4%। तो 40 बेसिस पॉइंट्स कम हो गया, राइट। सो 1% इक्वल्स 100 बेसिस पॉइंट्स। तो रेपो रेट क्या होता है, बेसिक्स, इकोनॉमी के बेसिक्स हैं, ये आपको रिवाइज करा देते हैं। रेपो रेट क्या है, ये वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई लैंड करती है टू कमर्शियल बैंक्स, राइट। एंड रिवर्स रेपो रेट, ये वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई बोरो करती है कमर्शियल बैंक्स, और इन अदर टर्म्स कमर्शियल बैंक्स जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई में अपना पैसा पार्क करते हैं, रखते हैं, उस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। यहाँ से देखते हैं, रेपो रेट को फिर से देख लेते हैं। 4.4% से 4% कर दिया। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट, रिड्यूस्ड फ्रॉम 4.65% से 4.25। हमें ये ध्यान में फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट बेसिकली ये वो रेट है जिस रेट पर, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को लेंडिंग करता है, लोन देता है, ठीक है। जनरली आजकल ये बैंक रेट यूज नहीं होता है, ये एक तरह से अब पीनल रेट की तरह यूज करने लग गए हैं, ठीक है। तो इसको अलाइन किया जाता है बेसिकली टू द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। पहले ये रेट्स दोनों की फिगर्स अलग अलग होती थी, अभी बैंक रेट को अलाइन किया है किसके साथ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के साथ में। तो अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी समझते हैं, बिकॉज बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपस में लिंक्ड है, अलाइंड है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, जनरली क्या हम देखते हैं कि बैंक्स को जब भी लोन लेना होता है, पैसा चाहिए होता है आरबीआई आरबीआई से, तो आरबीआई में अपनी, आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देते हैं, और आरबीआई जो है उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेटरल या उसके बदले में, उसको बदले में आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। तो ये जनरली रहता है। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, एक तरह से अगर आपको एसएलआर का कॉन्सेप्ट पता हो, एसएलआर, ये वो एसएलआर बेसिकली क्या, एसएलआर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल, और बैंक डिपॉजिट्स दूसरे टर्म्स में। सो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का वो परसेंटेज जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है, सॉरी, जो जो बैंक्स को अलग से रखना होता है विद देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश और गोल्ड। सो या तो उनको कैश में या गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की टर्म फॉर्म में आरबीआई को सेट असाइड अपने पास ही अलग से रखना पड़ता है, वो एसएलआर होता है, फिक्स परसेंटेज बैंक डिपॉजिट का। तो जनरली बैंक्स जो है ये अपनी एसएलआर की रिक्वायरमेंट 17-18% के अराउंड एसएलआर रहता है, ठीक है, अभी फिलहाल की जो है। तो एसएलआर की रिक्वायरमेंट जो है बैंक्स जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, कैश में नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में। अब उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक्स यूज नहीं कर सकता इन जनरल केस आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देके बदले में लोन लेने के लिए। लेकिन इन केस बैंक्स के पास बहुत लिक्विडिटी क्रंच है, लिक्विडिटी क्राइसिस एकदम से आ जाता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए
बैंक्स उस एसएलआर का कुछ परसेंटेज उस मार्जिनल सॉरी उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो कि एसएलआर का पार्ट है, उसमें से कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज कर सकते हैं आरबीआई के पास जमा करा के बदले में लोन लेने के लिए। उस पर्टिकुलर विंडो को हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो जनरली एमएसएफ जो लिक्विडिटी जो मिसमैच हो जाता है, जो क्राइसिस आता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको लिए एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक्स यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से पीनल रेट है। तो इन नॉर्मल रेट तो आपका रेपो रेट पे भी बैंक्स आरबीआई से पैसा ले रहे हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अब क्योंकि वहां पर तो अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में तो एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं, तो रेपो रेट से ज्यादा होगी ये, राइट? तो इसलिए ज्यादा रहता है। जैसे 4% अगर रेपो रेट है तो 4.25% एमएसएफ है, तो इसलिए एक पीनल रेट है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी देखा हमने। एक नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। तो स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया टू बोरो मोर फ्रॉम कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। और ये फंड जो है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, इसको मेंटेन किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एज ए बफर फॉर रीपेमेंट ऑफ देयर लायबिलिटीज। जो लोन जो बोरोविंग होती है उसकी रीपेमेंट के लिए एज ए बफर यूज करती है स्टेट गवर्नमेंट्स जो है। सिडबी के लिए स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी इतना कोई जरूरी याद रखने की जरूरत नहीं, 15,000 करोड़ की ये स्पेशल रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी सिडबी के लिए है। लाइन ऑफ क्रेडिट 15,000 करोड़ का एग्जिम बैंक्स के लिए फॉर फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए। जो लोन की जो लोन फैसिलिटी जो कि 90 डेज के लिए जो दिया गया है विद ए प्रोविजन टू एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, जो कि लोन फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई यहाँ पर एक्सटेंशन जो है, द मैक्सिमम क्रेडिट विच बैंक्स कैन एक्सटेंड टू पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप को जितना एक मैक्सिमम एक्सपोजर जो एक बैंक लैंडिंग कर सकता है, वो 25% से बढ़ा के 30% कर दिया गया है ऑफ द बैंक्स एलिजिबल कैपिटल एसेट्स। ठीक है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है? इसको सेटअप किया था 1999 2000 के अंदर बाय आरबीआई टू मीट रिडेम्पशन ऑफ मार्केट लोन्स ऑफ द स्टेट्स। इनिशियली 11 स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया था, और बाद में 12th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि सभी स्टेट्स, ऑल स्टेट्स शुड हैव सिंकिंग फंड। किसके लिए? फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स के लिए, और लोन्स फ्रॉम बैंक्स के लिए, लायबिलिटीज ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ एनएसएसएफ, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड एटसेट्रा। इन सभी की जो भी रिक्वायरमेंट है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट है जो स्टेट की, उन सभी के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। एज ए बफर यूज करता है स्टेट गवर्नमेंट इसको, एंड इट शुड बी मेंटेन्ड आउटसाइड द सीएफएस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स के बाहर इसको मेंटेन करेगा, एंड पब्लिक अकाउंट्स के बाहर इसको मेंटेन करेगा। अब इसको किसी और काम पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर फंड को, ये केवल रिडेम्पशन ऑफ लोन्स के लिए यूज होगा, राइट? और इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट कुड कंट्रीब्यूट 1 to 3% ऑफ द आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन ईच ईयर टू द फंड। एडमिनिस्टर ये आरबी नागपुर की ब्रांच इसको एडमिनिस्टर करती है इस फंड को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट बाय द आरबीआई, जो भी रिसेंटली अनाउंस, आज ही कल ही अनाउंस किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट खुडोल। खुडोल अभी बेसिकली ये क्या है, क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव है या ओल का। या ओल एक इम्फाल बेस्ड एनजीओ है। तो मणिपुर में एक एनजीओ है या ओल के नाम से, क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव है। कर क्या रहा है ये फूड सप्लाईज और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज, पीपल लिविंग विद एचआईवी, डेली वेज अर्नर्स, चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स। इन सभी को फूड सप्लाई एंड हेल्थ सर्विसेज दे रहा है एट दिस टाइम ऑफ कोविड-19 में। इसकी काफी कंट्रीब्यूशन हो रही है इसलिए। अब ये देख रहे हैं सारे ग्रुप्स कैसे, ये वल्नरेबल सेक्शन वाले ग्रुप्स हैं। ठीक है, जनरली जो है, तो एक तरह से इंक्लूसिव प्रोसेस है ये टू एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल एनवॉय ऑन यूथ, इसने मणिपुर के खुडोल को, खुडोल जिसका मतलब गिफ्ट है, इसको लिस्ट किया है अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, इसको ध्यान में रखना डायरेक्टली। एक तो भाई ये किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में आया, सेकंडली ये है क्या खुडोल, कहाँ का है, मणिपुर का है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट RST14 एंड RST18। ये ड्वार्फिंग जीन्स को मैप किया गया है वीट में। ठीक है, तो पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट आपका, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ARI पुणे जिसको बोलते हैं, इसने वीट के दो ड्वार्फिंग जीन्स को मैप किया है 2000, RH14 एंड RH18। ARI है क्या ये? जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब ये जीन्स है क्या? इन जीन्स में सीडलिंग विगर और लॉन्ग कोलेटोपाइल्स के की पर्टिकुलर जो फीचर्स हैं कि इसमें इंपॉर्टेंस है। और ड्वार्फिंग जीन्स ने को मैप किया गया उन क्रोमोसोम 6A इन ड्यूरम वीट। इसके अलावा जो डीएनए बेस्ड मार्कर्स हैं उनको डेवलप किया गया फॉर ए बेटर सिलेक्शन ऑफ जीन्स। एडवांटेजेस क्या क्या है ये देख लेते हैं। अब ये जो वीट लाइंस है, जो वीट्स ड्वार्फिंग जीन्स, इनको ड्वार्फिंग मतलब छोटे छोटे तरह के ये होंगे बेसिकली, आप इसको देख सकते हैं। तो ये सुटेबल है फॉर सोविंग अंडर राइस स्टबल रिटेन कंडीशंस एंड ड्राई एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं कि जनरली राइस की हार्वेस्टिंग के बाद जो है, धान की कटाई के बाद जो है स्टबल बच जाता है, जो नीचे वाला जो हिस्सा बच जाता है। ठीक है। अब जनरली वो स्टबल को किसान जो है जला देते हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट अगली खेती के लिए टाइम काफी कम होता है, अगली फसल की सोविंग के लिए, उगाने के लिए। तो उसको जला देते हैं और उसकी वजह से काफी पोल्यूशन भी होता है, हमें पता है। ठीक है। अपने इधर हरियाणा में इसको पराली बोलते हैं। तो ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि इवन उस जो राइस की जो स्टबल की बर्निंग को रोकने के लिए, इवन स्टबल रिटेन्ड स्टबल वाले खेतों में भी जो है इस पर्टिकुलर ड्वार्फिंग जीन्स ऑफ वीट को, इस पर्टिकुलर वीट की वैरायटी को उगाया जा सकता है, सुटेबल है वहां के लिए। तो उससे क्या होगा? अब अगली अगली रबी की फसल की स्टार्टिंग में उगाना होता है, किसानों को टाइम कम होता है इसलिए जला देते थे। लेकिन अब जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीट को यूज किया जा सकता है। तो इट रिड्यूसेस बर्निंग, स्टबल बर्निंग को ये कम करेगा। इट ऑल्सो अलाउज डीपर सोविंग ऑफ व्हीट सीड्स टू अवेल एडवांटेजेस ऑफ रेजिडुअल मॉइस्चर इन द सोइल अंडर ड्राई एनवायरमेंट्स। ठीक है। तो ये डिटेल में इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको पता होना चाहिए RH14 एंड RH18, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किससे रिलेटेड है। ये वीट की वेराइटीज है, बेसिकली वीट के ड्वार्फिंग जीन्स है ये। RH14 18 डायरेक्टली इतना याद रखना है। सेकेंडली इसके एडवांटेजेस क्या है, किसने इस किस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, ये थर्ड इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। एडवांटेजेस बहुत जरूरी है, इवन मेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इन एनवायरमेंट रिलेटेड जो पोल्यूशन जो होता है ड्यू टू स्टबल बर्निंग एंड ऑल। लोकस्ट स्वार्म्स अटैक क्रॉप्स इन एमपी। तो अभी रिसेंटली लोकस्ट स्वार्म्स का अटैक हुआ है। ये राजस्थान में एंटर किया था, रिसेंटली अभी एमपी में एंटर किया है। तो ईरान और ये पाकिस्तान में पहले इन्होंने अटैक किया और अब यहाँ पर आ गए हैं। कि लोकस्ट स्वार्म, इनको हिंदी में बोलते टिड्डे जो बोलते हैं, जो टिड्डियां हैं, इनका स्वार्म बेसिकली कलेक्शन है। लोकस्ट टिड्डे जो होते हैं। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि जब इनका जो ग्रुप होता है, झुंड जो होता है, तो दोज आर कॉल्ड स्वार्म्स। तो लोकस्ट स्वार्म्स, तो पहले ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, फसल को खराब कर देते हैं, पत्तों को खाते हैं बेसिकली। जो ग्रीन लीव्स, जो भी जहां पर भी हरी चीज दिखेगी, इन पत्तों को, पेड़ पौधे के, इनको, फसलों के, इनको ये खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो पेस्ट है एक हिसाब से ये। ग्रास ऊपर की एक तरह से वैरायटी है देखा जाए तो ये। ठीक है। तो ये 92 93 में बहुत बड़ा इन्वेजन था। उस टाइम पर तो काफी ज्यादा फसलों को नुकसान किया था। और अभी वैसे बीच बीच में आते रहता है, लेकिन इतना लार्ज स्केल पे इतना इन्वेजन नहीं हुआ था पहले। तो अभी जो है इसके बारे में कुछ बताया इन्होंने कि लॉकडाउन की वजह से राजस्थान में किसान की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड थी, तो इस वजह से उनको टाइम पे नहीं मार पाए, फसलों को नुकसान किया राजस्थान में। लेकिन एमपी में कह रहे हैं अभी फसल की कटाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो इतना नुकसान नहीं हुआ है। और पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे किया गया। तो ये देख रहे हैं फोटो के अंदर, ये मरे हुए आपके डेड लोकस्ट हैं। यहाँ फोटो में देख सकते हैं कैसा इनका लोकस्ट स्वार्म झुंड कैसा होता है। ये मिलियंस में होते हैं एक साथ। और इवन ये अफ्रीका, उधर से डेजर्ट से आए हुए, ईरान, पाकिस्तान से होते हुए। ठीक है। ये देखते हैं लोकस्ट द स्वार्म्स विच कुड बी 1 to 2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर से 10 से 12 किलोमीटर तक का ये एक साथ में झुंड होता है, इनका एक ग्रुप होता है। एंड दे मूव एंड 1.5 से 2 किलोमीटर वाइड एंड मूव अराउंड 100 से 150 किलोमीटर एवरी डे ड्यूरिंग डे लाइट।
इन द विंड डायरेक्शन, तो विंड की डायरेक्शन में दिन के अंदर ही उनकी मूवमेंट होती है। और लेट इवनिंग में ये सेटल बैठ जाते हैं, सेटल अराउंड हो जाते हैं अराउंड द ग्रीनरी, जो ग्रीनरी जो होती है, और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और इससे फसल जो है खराब हो जाती है। तो दिन में ये ट्रैवल करते हैं अलोंग द विंड डायरेक्शन, और शाम को बैठ के खाते पीते हैं। लोकस्ट के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये फैमिली ऑफ ग्रास ऊपर्स है, एंड वैसे अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो इंसेक्ट से हार्मलेस है, लेकिन जब ये कुछ सर्टेन कंडीशन सर्कमस्टांसिस में इनका जब झुंड बन जाता है, बहुत ज्यादा अबंडेंट हो जाते हैं, फिर ये अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। और इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, दे आर करंटली थिंकिंग ओवर लोकस्ट प्लेग थ्रेट, जो इनके ऊपर अभी थ्रेट आया हुआ है। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ सुटेबल मिल जाते हैं, तो उसके बाद ये बहुत बड़े और बहुत लार्ज ब्रीडिंग इनकी अबंडेंटली हो जाती है इनकी, और एक तरह से फसलों को खराब करते हैं। चार तरह के लोकस्ट हैं बेसिकली दैट क्रिएट ए प्लेग। एक डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट। तो अभी जो ये अटैक हुआ है डेजर्ट लोकस्ट की वजह से हुआ है। और उसके बाद ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम द सोलिटरी एनिमल टू एनिमल्स दैट इंक्रीजिंगली स्टार्ट ब्रीडिंग, और ये झुंड में बनाते हैं। मिलियंस ऑफ स्वार्म्स होते हैं एक पर्टिकुलर स्वार्म के अंदर, मिलियंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल यू कैन रिलेट दिस टू आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यूएस ने अनाउंस किया है दैट इट विल एग्जिट ओपन स्काईज ट्रीटी, ठीक है। और माइक पॉम्पियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने रशिया को अ, ये बोला कि रशिया बेसिकली इज वायलेटिंग ओपन स्काईज ट्रीटी, तो हम जो है यूएस जो है इस ट्रीटी से निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या, ये हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। ये बेसिकली एग्रीमेंट है, जो भी कंट्रीज इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है, तो उन कंट्रीज को अलाउ करता है अपने सिग्नेटरी जो कंट्रीज है उनके उनके आर्म्स डेवलपमेंट के निगरानी के लिए। तो सर्विलेंस फ्लाइट्स ये छोड़ सकते हैं उन कंट्रीज के ऊपर, सर्विलेंस फ्लाइट्स के थ्रू वो देख सकते हैं कि हाँ आर्म्स की डेवलपमेंट कितनी हो रही, क्या हो रही, कहीं एक्सेस में तो नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से आर्म्स कंट्रोल मेजर है देखा जाए, ठीक है। और इसको कंसीव किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्ली कोल्ड वॉर के टाइम में। So the idea behind OST Open Skies Treaty was first proposed in the early years of Cold War by former US President Dwight Eisenhower. लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में कब आया, साइन किया गया 1992 में ड्यूरिंग जॉर्ज डब्ल्यू बुश की प्रेसिडेंसी के दौरान। और सोवियत यूनियन आपका तब तक तो कोलैप्स हो चुका था, 1991 के अराउंड जो है सोवियत यूनियन क्लैश कोलैप्स कर गया था। और फोर्स में कब आता है ओएसटी ओपन स्काईज ट्रीटी, इन 2002 के अंदर। उस टाइम पर भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एडमिनिस्ट्रेशन था वहां पर। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना, ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या। ये ट्रीटी क्या करता है, फिर से देखते हैं, अपने सिग्नेटरी कंट्रीज के आर्म्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सर्विलेंस कर सकता है, सर्विलेंस फ्लाइट्स भेज सकते हैं। तो यूएस एग्जिट कर रहा है बिकॉज एलिज किया है उसने कि रशिया इसको वायलेट कर रहा है। इससे पहले भी यूएस ने लास्ट ईयर एग्जिट किया था, किससे, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से, ध्यान में रखना है इसको भी। तो इंटरमीडिएट रेंज की जो मिसाइल्स हैं, जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड कैरी कर सकते हैं, तो उस स्टॉक पाइल को खत्म करने के बारे में ये आईएनएफ ट्रीटी साइन की गई थी। बेसिकली इसमें यूएस और रशिया मेजर कंट्रीज हैं आपके, इन कंट्रीज के बीच में ट्रीटी था आईएनएफ ट्रीटी। तो ये 500 से 5,500 किलोमीटर की रेंज की जो मिसाइल्स हैं उनको खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके स्टॉक पाइल को, ये था। तो इससे भी, ये भी कोल्ड वॉर इरा के टाइम 1987-88 के अराउंड की बात है, उस टाइम पे ट्रीटी को साइन किया गया था। तो दीज वर सर्टेन कंट्रोल में वेपन्स जो है उनके कंट्रोल मेजर के रिगार्डिंग था। सोल्ट 1 सोल्ट 2 भी और ट्रीटीज हैं जो कि न्यूक्लियर, उस टाइम पर न्यूक्लियर रेस था बिटवीन यूएस एंड रशिया, सोवियत यूनियन। तो कंट्रोल मेजर्स में सोल्ट 1 सोल्ट 2 भी आता है। फिर आपका आईएनएफ ट्रीटी भी है, ओपन स्काईज ट्रीटी भी, वो खैर उसके बाद है, लेकिन ये कंसीव उसी टाइम की बात है। So that's all from this IR topic, and that's all for today's discussion as well. If you have any questions, you can ask your questions in this Telegram group, the link of which is given in the description below. Join our Telegram channel as well, and it's led by some civil servants, and we will be happy to help you if you have any of the doubts. And if you like our video, please do subscribe our channel, press the bell icon so that you get all the updates. Share and like our videos as well. Thank you very much.